हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आपसे वादे के अनुसार आज हम फिर उपस्थित हो चुके हैं शाम के 8 बजे हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर के सुपर 30 क्वेश्चनों को लेकर के। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि किसी भी विषय से संबंधित बीपीएससी तैयारी के लिए अगर आपको ई बुक चाहिए तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इसको परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्त हमें ज़रूर मोटिवेट करते रहिएगा। चलते चलाते हम आपसे ये कहेंगे कि जितने भी आंसर आप सही कर पाएंगे इन 30 प्रश्नों में ज़रूर आप एक कमेंट छोड़ जाइएगा। तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो होगा 1 से 8 नंबर तक। पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बेडरूम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पार्ट बेडरूम का पार्ट नहीं है? तो सोफा सेट और उसके बाद बकेट या पिलो, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर। जितने लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। पहले विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ बेडरूम, निम्नलिखित में से कौन जो है वो बेडरूम का एक पार्ट नहीं है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर ई अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि सोफा सेट, बकेट और पिलो, यानी बकेट माने गुलदस्ता, सोफा सेट जानते ही हैं, पिलो ये सभी बेडरूम में पाए जाते हैं, लेकिन हमने पूछा है कि नहीं पाए जाते हैं कौन कौन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है विच इज अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन जो है सोलर सिस्टम का एक जो है भाग नहीं है? तो विच इज अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम, सन, जुपिटर, मार्स। मुझे लगता है ये तीनों के तीनों सोलर सिस्टम के जो है एक भाग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। यदि आपने भी 2 क्वेश्चन सही कर लिया है तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मदर सिस्टर इज कॉल्ड। मदर सिस्टर इज कॉल्ड, मम्मी के बहन सिस्टर को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? मामी, फुआ या मौसी, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा मदर सिस्टर इज कॉल्ड मौसी। अगर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न क्या मजाकिया क्वेश्चन है जी, बिल्कुल बीपीएससी जो है एग्जामिनेशन से हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न, खास करके अंग्रेजी के क्वेश्चन के साथ आपके साथ मजाक ही करता है। याद रखेंगे हिंदी के क्वेश्चन थोड़ा टॉप लेवल के होते हैं, लेकिन अंग्रेजी बिल्कुल इसी लेवल का होता है। आप जो है इन प्रश्नों को निकाल करके देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश डैश हिंदुस्तान टाइम्स इज अ फेमस न्यूज़पेपर। तो द हिंदुस्तान टाइम, एन हिंदुस्तान या ए? तो याद रखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स एक प्रकार का फेमस न्यूज़पेपर है, इसलिए इसके साथ जो है द का रूप लगाएगा या इसको स्पेशल बना देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा जनवरी हैज़ डैश डेज। जनवरी के पास दिन होते हैं, मोर देन 31 डेज नहीं, लेस देन 31 डेज नहीं, उसके बाद 30 डेज होते हैं ये भी नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि जनवरी हैज़ डेज कितने होते हैं? तो 31 होता है, लेकिन सब आगे पीछे या 30 दिया गया है। आगे देखते हैं, सही आंसर है नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई। अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है संडे कम्स आफ्टर। संडे कम्स आफ्टर यानी संडे आता है किसके बाद? संडे कम्स आफ्टर, संडे किसके बाद आता है? 6ठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि व्हाट इज अ पैसिव प्रोनाउन ऑफ माई। पैसिव प्रोनाउन क्या है? जो माई है उस माई शब्द का पैसिव प्रोनाउन क्या होता है? सही आंसर है 7वें का ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज अ पैसिव प्रोनाउन ऑफ माई। तो माई जो है उसका माई का जो पैसिव प्रोनाउन होता है वह होता है माइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर, करेक्ट द एरर। याद रखेंगे आई एंड माई पेरेंट्स यानी कि मैं और मेरे पेरेंट्स लिव टुगेदर, क्या यह सही है या किसी प्रकार का एरर है? अर्थात आई एंड माई पेरेंट्स के स्थान पर क्या होगा इसको आपको भरने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा माई पेरेंट्स एंड आई। याद रखेंगे माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर, करेक्ट द, इसको एरर को करेक्ट करेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 प्रश्नों में आपने कितने जवाब दिए हैं? फटाफट आंसर कमेंट, फटाफट अपना स्कोर कमेंट कीजिए। पहले इन 8 प्रश्नों में जितने आपने आंसर दिए हैं फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, आंसर नहीं स्कोर कमेंट कीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल्द से जल्द इसको कमेंट कर दीजिए, और यहाँ से 9 से लेकर के 30 नंबर तक क्वेश्चन जो होंगे वे हिंदी के होंगे। तो आप
जो है अभी तक 8 प्रश्न देख चुके हैं अंग्रेजी का, उसमें कितने नंबर्स आपने मंगाया है ये जरूर कमेंट आप कर दिए होंगे। अब जो है यहाँ से 9 से लेकर 30 तक चलेंगे तो कुल मिलाकर के पूरे 30 क्वेश्चंस में आप कितना आंसर कर पा रहे हैं जरूर आप अपने कमेंट को हमारे इस चैनल पर जरूर छोड़ जाइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत की बदौलत हम एक एक सदस्य जोड़ पा रहे हैं। प्रश्न है 9वां नंबर कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है उसको कोंकणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं निम्नलिखित में से है। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। सही आंसर है ग्रीक भाषा जो है विश्व की प्राचीन भाषाएं मानी जाती है, यानी कि 10वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो सर्वप्रथम भाषा का उपयोग किस रूप में किया गया। 11वें का सही आंसर है कि भाषा का प्रयोग सबसे पहले जो है सांकेतिक रूप से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के लिखने का ढंग निम्नलिखित में से क्या है। तो भाषा के लिखने का ढंग व्याकरण, वाक्य या लिपि को कहते हैं। 12वें का सही आंसर है कि भाषा के लिखने के ढंग को हम सभी लिपि के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर को। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। निम्नलिखित में से किसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। सरकारी कामकाज की भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे, संविधान स्वीकृत भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे, या बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्य देशवासियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम और आप राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। बात करेंगे 14वें नंबर प्रश्न की। तो पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो किस भाषा में जो है रचित किया गया है। 14वें का ऑप्शन नंबर जो होगा ए, यानी कि अवधी भाषा में जो है पृथ्वीराज रासो को रचित किया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से हम सब इसको जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है विषय जो है वह हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 16वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप किसी भी हाल में बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ई बुक लेना चाहते हैं तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप मैसेज करके इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य के नाम से जानी जाती है। 18 नंबर प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी निम्नलिखित में से किसने कहा था। 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है। भाषा की प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है। 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाषा का प्राचीन रूप जो है ऋग्वेद से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है हिंदी गीत काव्य का जनक कौन कवि है। हिंदी गीत काव्य का जनक कवि निम्नलिखित में से किसको माना जाएगा। 20वें का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी गीत काव्य देखेंगे हिंदी गीति काव्य का जनक जो है निम्नलिखित में से विद्यापति जी को माना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। वर्ण एवं ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। प्रश्न है कि बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। 21 का सही आंसर है उसको स्वर वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से स्थान से अगर हम देखेंगे तो क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे। 22वें का सही आंसर है इसको कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में यदि बात किया जाए तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है। 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या मात्र 4 है। आप देख रहे हैं
ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें लाइक करके वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ये हमारी वादा है, लेकिन आपको हमारे साथ भी देने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में कौन अयोग्यवा है? विसर्ग, संयुक्त व्यंजन या फिर महाप्राण? तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से अयोग्यवा जो होता है वह एक प्रकार का जो है विसर्ग होता है। अन और अ को इसमें शामिल किया जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 25वां नंबर क्वेश्चन है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? 25वें का सही आंसर है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य अर्थात तालु होता है। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ निम्नलिखित में से कितने प्रकार की होती है? सही आंसर है कि हिंदी में ध्वनियों की जो प्रकार होते हैं वह 2 होते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बर के पंचमाक्षर को अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अनुनासिक व्यंजन किसको कहेंगे? तो बर के 5वें अक्षर को हम लोग अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते चलते 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक तथा लघुत्तम इकाई को निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे भाषा की अर्थ सार्थक लघुत्तम इकाई को हम सभी शब्द के नाम से जानते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है और याद रखेंगे हल्के हल्के करके हम लास्ट की तरफ बढ़ चले हैं। प्रश्न कहता है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसको हम लोग प्लुत वर्ण के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ओम बोलते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी हो जाएगी? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्याएं 30वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 हो जाएगा। कुल स्वर यहां पर पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कितने आपने 30 प्रश्नों में इसका आंसर दिया है आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाते जाते इसका एक कमेंट को जरूर छोड़ दीजिएगा। और हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर इसी समय।